दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सोमवार को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर में पेश हुए। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर गए। यहां से वे पार्टी नेताओं के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक मौजूद रहे। शक्ति प्रदर्शन के बाद वे पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश हुए। आप नेताओं का दावा है कि सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया गया है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे। ये लोग तब तक मनीष को जेल में रखेंगे ताकि मनीष गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए ना जा पाए। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से पेश होने से पहले कहा कि इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। घर में रेड की, गांव में रेड की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। उन्होंने पूरे मामले को फर्जी बताते हुए कहा कि ये मुझे जेल में डाल रहे हैं जिससे गुजरात ना जा सकूं। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि गुजरात में स्कूल का हाल बेहाल है, युवा बेरोजगार है। चलिए, इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। दिलीप जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, ये जो इस समय दिल्ली में सियासत चल रही है शराब पर, क्या वाकई में इनका गुजरात चुनाव से सीधा कनेक्शन है? दिलीप जी। पल्लवी जी, आपने खुद ही कहा कि ये जो दिल्ली में सियासत चल रही है, अगर सियासत चल रही है तो सियासत का संबंध हर चुनाव से होता है, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों। वर्तमान में जो चुनाव आने वाले होते हैं, हर सियासी चाल का संबंध उस चुनाव से होता ही होता है। इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि आम आदमी पार्टी ने पिछली बार भी नगर निगम चुनाव में गुजरात में अच्छी बढ़त बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व होने के बाद भी अच्छी बढ़त बनाई थी और इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं खतरा तो है। तो ये जो मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है, हालांकि ये हो सब कुछ कानूनी रहा है, जो भी चीज प्रक्रिया है वो पूरी कानूनी प्रक्रिया है, प्रक्रिया राजनीतिक नहीं है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य छुपा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। प्रमोद गोस्वामी जी, जिस तरीके का राजनीतिक उद्देश्य इस पूरे विवाद के पीछे छिपा हुआ है, आपको लग रहा है कि इस उद्देश्य में कामयाब हो पाएंगे भारतीय जनता पार्टी? और क्या वाकई में गुजरात में अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है? कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा वहां पर? प्रमोद जी। नहीं, निश्चित रूप से दिलीप जी ने बिल्कुल बहुत स्पष्ट राय रखी है। मैं उनकी राय से काफी हद तक सहमत हूँ। ये बात देखिए, अब राजनीति मुझे लगता है कि पिछले लगभग एक एक डेढ़ दशक से राजनीति में जो मूल्यों की, सिद्धांतों की, जन सरोकारों की जो राजनीति होती रही है, अब वो उसका स्वरूप बिल्कुल विकृत हो गया ये कह लें या बदल गया कह लें। अब जन सरोकारों से हट के सत्ता को प्राप्त करने की जो आपाधापी राजनीतिक दलों में पैदा हो गई है, ये शायद उसी का दुष्परिणाम सामने हमको दिखाई दे रहे हैं। जब भी चुनाव होता है, दिलीप जी ने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी चुनाव होता है तो कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं कोई और ये चीजें अपने अपोनेंट्स को, अपने राजनीतिक विरोधियों को ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये सब ये दौर शुरू हो जाता है। और ये अभी से नहीं, ये पिछले कई इलेक्शन से ये देखने को देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली प्रक्रिया है और जो किसी भी मायने में उचित नहीं ठहराई जा सकती है। अब ये देखिए कि जहाँ सिसोदिया जी का और आपका और केजरीवाल का ये बहुत स्पष्ट कहना है कि उनके घर जब शराब नीति को लेकर, शराब नीति में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां तो हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो नीति में बदलाव किया गया और फिर उस नीति को से बैक फुट पे आया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें एक सवालिया निशान तो खड़ा होता है। सवाल ये नहीं है, सवाल इसमें जो राजनीति हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं सिसोदिया का भी कहना है, केजरीवाल का भी कहना है कि जब उनके यहाँ सीबीआई की जांच रेड हुई और उनके यहाँ सारे उनके खाते खंगाले गए, घर खंगाला गया, उनके सारे घर की तलाशी ली गई, उसमें कोई चीज नहीं मिली, ऐसा आपका दावा है, सिसोदिया का दावा है। उसके बाद अब उनको जांच के लिए बुलाया गया, तो ये कानूनी प्रक्रिया है, जांच पे बुलाया गया तो कोई बात नहीं। लेकिन जिस ढंग से चुनाव के नजदीक आते आते ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं,
वो भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती हैं, जो एक राजनीति में अच्छी परंपरा नहीं है। आज है, कल हो सकता है कि कल सत्ता में बदलाव आए, आज नहीं आएगा, कल आएगा, 10 बरस बाद आएगा, 20 बरस बाद आएगा। लेकिन जो नॉर्म्स, ये जिस ढंग की ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, ये फिर अगर दूसरे करेंगे तो इसका हम विरोध कैसे कर पाएंगे? तो इन चीजों को लेकर निश्चित रूप से एक चिंता है। और आज जिस ढंग से वो एक पूरे तामझाम के साथ गए, पहले पार्टी कार्यालय गए, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल सही है। उसके बाद वो तिरंगा हाथ में लेके वो एक शक्ति प्रदर्शन का किया गया। तो ये एक आपका एक विरोध है, या वो अपना ये प्रोटेस्ट दर्ज कर रही है कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, शायद इसलिए। भारतीय जनता पार्टी में चाहे संबित पात्रा साहब हों, चाहे मनोज तिवारी हों, उनका ये कहना है कि वो एक भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें एक कानूनी प्रक्रिया हो रही है, उससे ये क्यों घबरा रहे हैं। और उस मामले को जिस ढंग से ये शक्ति प्रदर्शन किया गया, उसको इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संबित पात्रा का आरोप है। वहीं मनोज तिवारी ने कहा है कि नहीं साहब, इनको सजा दी जाए, अभी सूत न कपास लट्ठम लट्ठा उन्होंने कर दी है। तो ये सारी चीजें राजनीति, निश्चित रूप से राजनीति से कहीं ना कहीं इसके पीछे, इसके नेपथ्य में राजनीतिक मंशा, राजनीतिक मंतव्य छुपे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये शायद जिस ढंग से और समूचा विपक्ष अब ये आरोप लगा रहा है कि विपक्ष को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बार हो रहा है, इससे पहले भी कांग्रेस का रिजीम रहा, तब भी कहीं ना कहीं सीबीआई का दुरुपयोग होता रहा और कहीं ना कहीं सरकारों को गिराने की प्रक्रियाएं होती रही हैं, ये चीजें होती रही हैं। शायद अब उसका और बड़ा स्वरूप निखर के सामने आता जा रहा है। अब अगर यही स्थिति रही तो फिर आने वाले समय में राजनीति का क्या दौर होगा, राजनीति किस मंतव्य से आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि जन सरोकारों के मुद्दे, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था के गिरावट का मुद्दा है, ये सारे जो बड़े मुद्दे हैं जिससे आम जन सरोकार जुड़े हुए हैं, आम लोग प्रभावित हैं, वो इशू नहीं बन पा रहे हैं। अब शराब नीति इशू बन रही है, ईडी और सीबीआई बन रही है, जबकि जनता राजनीति के मतलब है कि जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर इस राजनीति का जो पैटर्न बदल रहा है, राजनीति का जो मतलब चरित्र में बदलाव आ रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि जनता के जो मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, युवकों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, ये नेपथ्य में चले जाते हैं और हम लोग जो है उस पर चर्चा करने लगते हैं और वो समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। इस पर निश्चित रूप से चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चाहे विपक्ष कल सत्ता में आए, चाहे आज सत्ता में जो लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि राजनीति करें, मूल्यों की राजनीति करें, सिद्धांतों की राजनीति करें, जन सरोकारों की राजनीति करें। उस पर कोई भी सरकार आए, मैं समझता हूँ उससे देश मजबूत होगा, उससे देश का विकास भी होगा। लेकिन अगर खाली विपक्ष को दबा के, जैसा कि कांग्रेस के समय से भी होता रहा, अब और हो गया है, तो ये चीजें अगर बढ़ती रहेंगी, इस पर अंकुश नहीं लगेगा, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि राजनीति का के प्रति लोगों को या आम जनता का अगर राजनीति से विश्वास उठ गया, तो फिर जनता की नाराजगी अगर शुरू हो गई, तो इसके बड़े भयावह और दुष्परिणाम हैं। दिलीप यशवर्धन जी, ये बात हमेशा आम आदमी पार्टी कहती आई है कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। अभी तक जो राजनीति की है आम आदमी पार्टी ने, क्या आप उनके इस दावों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई में ये एक बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता की कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे जोर शोर से उठा रही है? दिलीप जी। नहीं पल्लवी जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राजनीति की तरह होती है और अगर मुद्दों की राजनीति होती तो फिर इस देश में मुद्दे ही नहीं होते। और अगर आप 1947 से आज तक देख लीजिए तो वही मुद्दे चले आ रहे हैं, वही बेरोजगारी, वही कानून व्यवस्था, वही शिक्षा व्यवस्था, वही स्वास्थ्य व्यवस्था, वही खराब सड़कें, वही खराब पानी। तो मुद्दों में कहाँ बदलाव आया है? अगर मुद्दों की राजनीति होती तो मुद्दों में गिरावट आई होती। मतलब कि मुद्दे तो रहते, क्योंकि ये तो कॉन्करेंट मुद्दे हैं, ये हमेशा ही रहेंगे, लेकिन इनमें वो बात नहीं रहती जो स्थिति कल थी वही स्थिति आज भी है। तो इसका मतलब मुद्दों की राजनीति नहीं होती है, मुद्दों का कंधा इस्तेमाल करके राजनीति होती है। और आम आदमी पार्टी के जो उदय का कारण था वो कोई मुद्दा नहीं था,
उस उदय का कारण ये था कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा इन्होंने दिया और उनके अंदर एक बदलता हुआ चेहरा जो जनता ने देखा और कांग्रेस का एक ऑल्टरनेट देखा, वो उनके बढ़ने का कारण था। और फिर दिल्ली में उन्होंने काम किया है, जैसा कि लोग बताते हैं कि उन्होंने शिक्षा को लेकर के काम किया, सरकारी स्कूलों का इम्प्रूवमेंट किया, तो जनता ने कुछ ना कुछ अच्छा तो देखा ही होगा। अगर जनता सरकार रिपीट करा रही है, इसका मतलब जनता उस राजनीतिक दल के कार्यविधि से, कार्यप्रणाली से कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो ये माना जा सकता है कि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कुछ अच्छा दिया होगा, तभी वहां पर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार तो खैर बने और चले गए, दोबारा रहे और तिबारा फिर रिपीट हुए। लेकिन ये कहना कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दों की राजनीति करती है, मैं इस बात को बहुत बल नहीं देता हूँ। राजनीति में मुद्दे एक बेस होते हैं, बाकी राजनीति का जो स्वरूप है भारत देश के अंदर वो जातीय समीकरण है, अब बदला नहीं है। राजनीति का जो स्वरूप है वही चला आ रहा है और आम आदमी पार्टी भी उसी ढर्रे पर चल रही है। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े।